हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लास 9th सोशल साइंस चैप्टर नंबर 7 वैदिक एज यानी वैदिक काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर जो 7 है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इस चैप्टर के माध्यम से आप बच्चे वैदिक काल को समझेंगे कि वैदिक काल होता क्या था और उस काल में किस तरीके से जो है चीजें चल रही थी, है ना। तो इसीलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में मैंने चैप्टर के लास्ट में कुछ एमसीक्यूज डाले हैं जिससे कि आपको एक तरीके से क्विक रिवीजन हो जाएगी जितना आपने इस चैप्टर में जाना है, ताकि आपको अच्छे से वो चीजें रिवाइज भी हो जाए। ठीक है बच्चों। और एक चीज, जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को, वैदिक एज। तो सबसे पहले अगर हम वैदिक एज के इंट्रोडक्शन की, इसके परिचय की बात करें, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फोटो है। तो देखिए यहाँ पर इस फोटो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि इन फोटोज में जो है कुछ देवी और देवता आपको नजर आ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर देखिए, इधर आपको देख रहे हैं कि भगवान विष्णु की फोटो है, यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि कुछ देवी देवता हैं। तो और कुछ एक लैंग्वेज भी आपको जो है यहाँ पर दिख रही है। तो जो लैंग्वेज है और ये जो चित्र है ये वैदिक टाइम पीरियड का है। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज है ये संस्कृत है, क्योंकि उस समय वैदिक टाइम पीरियड में जो है संस्कृत का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये एक वैदिक टाइम पीरियड का लिखा हुआ है और इसमें कुछ देवता और कुछ देवी लोग देवता जो है वो छपे हुए हैं। ठीक है, इसमें आगे देखिए क्या कहता है यहाँ पे वैदिक लिटरेचर के बारे में। वैदिक एज रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन 1500 BCE एंड 600 BCE। तो जो वैदिक टाइम पीरियड के की अगर बात करते हैं, तो जो वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 1500 BCE से लेकर 600 BCE तक का है। When the Aryans settled in India, it is known the Vedic literature such as Vedas, Upanishad, Ramayana and Mahabharata। ठीक है, अगर इसको हम हिंदी में देखें तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का है। ठीक है, ये समय माना जाता है। इस काल की जानकारी हमें वेदों से, उपनिषद से, रामायण से और महाभारत से प्राप्त होती है। यानी कि वेदों का जो समय पीरियड है, वैदिक काल का जो समय पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का है। और इसकी जानकारी हमें वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत से मिलती है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन का एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि वैदिक सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है ये 1500 BCE से 600 BCE तक है। ठीक है, जिसमें हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो ये अर्ली वैदिक पीरियड जो है ये 1500 BCE से 1000 BCE और उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड जो है ये 1000 BCE से 600 BCE तक का है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं ये जितना भी टाइम पीरियड है ये सब वैदिक एज का है। ठीक है, वैदिक एज वो एज है जिसमें वेदों की रचना की गई थी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यहाँ पर लिखा है आर्यन फर्स्ट सेटल इन सप्त सिंधु। यानी आर्यन जो थे, जो आर्यन लोग थे वो सबसे पहले कहाँ सेटल हुए, वो सप्त सिंधु क्षेत्र में सेटल हुए। सप्त सिंधु क्षेत्र मतलब वो क्षेत्र है जहां आर्यंस सबसे पहले सेटल हुए थे। ठीक है, अगर हम आर्यंस की उत्पत्ति की यानी इनके ओरिजिन्स की बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग आर्यंस ओरिजिन। अलग अलग थ्योरी है आर्यंस की को लेकर, जैसे इंडिजिनियस थ्योरी इंडिया, आर्कटिक थ्योरी, सेंट्रल यूरोपियन थ्योरी। ठीक है, तो यहां से ऐसा माना जाता है कि जितने भी एरियाज हैं आर्यंस जो है यहाँ से आए थे। सबका अलग अलग मानना है, कोई कहता है आर्यन इंडिया के थे, कोई कहता है आर्टिक क्षेत्र से आए थे, कोई सेंट्रल यूरोप क्षेत्र का बताता है इनको। तो अलग अलग लोगों की धारणाएं हैं। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, हिस्टोरियंस जनरली बिलीव दैट आर्यंस कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया अराउंड 1500 BC। लेकिन ज्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते हैं कि आर्यंस जो हैं वो मध्य एशिया से आए थे और लगभग 1500 BCE का ये टाइम पीरियड है जब वो इंडिया में आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये जो एरिया है, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये है सप्त सिंधु प्रदेश वाला। ठीक है, जो सिंधु नदी और उसके आसपास का क्षेत्र है उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। तो ये सारा जो है आर्यंस जो है यहीं पे सेटल हुए थे। ठीक, अगर आगे बात करते हैं, देखिए इनकी उत्पत्ति के बारे में हमने बात कर ली है कि इनका कुछ लोगों का मानना है
हिस्टोरियंस का मानना है कि ये भारत के मूल निवासी थे, कुछ आर्कटिक क्षेत्र के मानते हैं, कोई इनको मध्य यूरोप का मानता है, लेकिन अधिकांश जो लोग हैं और जो इतिहासकार हैं वो इनको मध्य एशिया का मानते हैं कि मध्य एशिया के थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए, आर्यन कॉल्ड देमसेल्फ इंडो आर्यन, इन्होंने अपने आप को क्या बोला, आर्यंस ने इंडो आर्यंस बोला। फर्स्ट सेटल इन सप्त सिंधु रीजन, और ये इन्होंने सबसे पहले अपने आप को कहां पर सेटल किया, सप्त सिंधु क्षेत्र में अपने आप को सेटल किया, और बाद में ये कहां तक चले गए, गंगा वैली तक चले गए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एरिया है, यानी सबसे पहले ये सेटल कहां हुए, ये सबसे पहले सेटल होते हैं यहाँ इस क्षेत्र में, सबसे पहले सेटल होते हैं, और यहाँ से सेटल होने के बाद आर्यंस जो है वो इस वाले एरिया में चले जाते हैं। ठीक है, ये गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां वो अपने आप को तक जो अपना जो एरिया है वो बढ़ा लेते हैं। ठीक, अगर बात करते हैं हम आगे वैदिक काल के स्रोत की, यानी सोर्स ऑफ वैदिक एज, वैदिक एज के जो है वो सोर्स क्या है, तो देखिए सबसे पहले हमें इसके साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं ना। तो साहित्यिक स्रोत में अगर हम लिटरेरी सोर्सेज में बात करते हैं तो देयर आर वेद्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। अगर हमें वैदिक एज के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें वेदों के बारे में पता होना चाहिए ना। तो वेद कितने होते हैं, अगर हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों की संख्या है टोटल चार वेद हैं हमारे, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये देख रहे हैं आप, सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेद, ठीक है, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये हमारे 4 वेद हैं जो हमें वैदिक टाइम पीरियड के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर फोटो में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो किताबें हैं ये सब वेदों से संबंधित है। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इस तरीके से वेदों का ज्ञान है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले किस वेद की रचना होती है, तो सबसे पहले ऋग्वेद की रचना होती है, और उसके बाद बाकी ये तीनों वेद की जो है रचना होती है। ठीक, अगर अदर सोर्सेज की बात करते हैं जिनसे हमें वैदिक टाइम पीरियड का पता लगता है, तो सबसे पहले हमें उपनिषद के बारे में पता, जो हमें वेदों के बारे में बताते हैं, ब्राह्मण्स के बारे में, आयनक्स जो अरण्यक होते हैं, ये पुराण है, महाभारत है, रामायण है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी हमें वैदिक साहित्य यानी वैदिक काल के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये सब लिखा है कि वेद जो है इनका प्रमुख स्रोत क्या है, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अलावा कुछ अन्य स्रोत भी हैं जो वैदिक काल के बारे में बताते हैं, जैसे उपनिषद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अरण्यक हो गया, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सारी चीजें हमें वेदों के बारे में या वैदिक काल के बारे में बताती है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम यहाँ देखें, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, तो ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद है ना, ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। और अगर हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण को लिखने वाले जो थे वो महर्षि वाल्मीकि थे, जिन्होंने रामायण को लिखा था। इसके बाद महाभारत के ऑथर कौन थे, वेद व्यास थे, जिन्होंने महाभारत को लिखा था। ठीक, इसके अलावा अगर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं, पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं जो वैदिक टाइम पीरियड के दौरान हमें मिले हैं, तो पेंटेड ग्रेवेयर्स यानी PGW पॉटरी इज एसोसिएटेड विद लेटर वैदिक एज। तो ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये वो बर्तन हैं जो उस समय वैदिक टाइम पीरियड के यानी लेटर वैदिक टाइम पीरियड के जो हैं ये जो बर्तन हैं ये इस्तेमाल किए जाते थे, है ना। और ये पेंटेड ग्रे वेयर हैं, यानी कि इनको हिंदी में बोल सकते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, है ना। ये उत्तर वैदिक टाइम पीरियड से संबंधित है। तो उस समय इस तरह के बर्तनों को देखने से हमें ये समझ में आता है कि उस समय के लोग किस तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, फाउंडेड एट हस्तिनापुर अंतरजी खेड़ा, है ना। तो ये जो हस्तिनापुर अंतरजी खेड़ा है ये क्या है, ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है ना। तो एसोसिएटेड विद लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज का जो अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं तो वो 1500 BC से 1000 BC तक का है। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं वैदिक टाइम पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की यानी राजनीतिक संगठन की, तो देखिए राजनीतिक संगठन में ये आप चित्र देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है आर्यंस लिव्ड इन ट्राइब्स। जो ये आर्यंस होते थे ये ट्राइब्स में यानी अलग अलग कबीलों में रहते थे। ईच ट्राइब्स वर हेडेड बाय द किंग्स कॉल्ड राजन, और हर एक ट्राइब का एक हेड होता था जिसको किंग बोलते थे यानी राजन बोलते थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और जो है अधिकारी भी हुआ करते थे राजन की हेल्प के लिए, जैसे पुरोहित हुआ करता था, सेनानी हुआ करता था और ग्रामनी हुआ करता था। ग्रामनी कौन है, ये विलेज का हेड होता था। सेनानी कौन है, ये आर्मी का हेड हुआ करता था। पुरोहित कौन होता है, ये प्रीस्ट हुआ करता था यानी पुजारी हुआ करता था। तो यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं, ठीक है, ये है राजन, ये है पुरोहित और ये है सेनानी। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, ये आप जो मूवी ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये सब पुरोहित की है। ठीक है, ये पुरोहित का काम है राजा को सलाह देना और जो है धार्मिक काम करना। इसके अलावा ये भी आप एक पिक्चर देख रहे हैं जो वैदिक काल से जुड़ी हुई है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर कुछ असेंबलीज हैं, देखिए सभा, समिति और
जो है विदथ, ये उस समय वैदिक टाइम पीरियड की असेंबली है, सभा समिति और विदथ, है ना। तो ये जितनी भी असेंबली थी ये सभी वैदिक टाइम पीरियड में काम कर रही थी। ठीक, यहाँ पर भी यही हिंदी में भी यही सब बताया गया है कि आर्य जो थे वो अनेक जो है वो कबीलों में, ट्राइब्स में बटे हुए थे। प्रत्येक जन का एक प्रमुख राजन कहलाता था, पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, कुछ सभाएं थी जैसे सभा समिति और विदित। इसके अलावा आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राजन इज इक्वल टू क्या है, किंग, यानी राजा क्या था, किंग हुआ करता था। सभा क्या है, काउंसिल ऑफ एल्डर, सभा क्या थी, ये काउंसिल ऑफ एल्डर, यानी जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी एक सभा होती थी जिसको मतलब इसको सभा बोला जाता था, यानी काउंसिल ऑफ एल्डर्स होती थी। जैसे आज के समय में हम बोलते हैं राज्यसभा, है ना, राज्यसभा। तो राज्यसभा के बराबर हम इसकी तुलना कर सकते हैं। और समिति क्या थी, जनरल असेंबली थी, जैसे आज की वर्तमान समय में लोकसभा, लोकसभा। ठीक, तो ये उस समय की असेंबलीज हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं अथर्ववेद में भी सभा और समिति को प्रजापति की यानी पुत्री बोला गया है। इस तरीके से ये चीजें वेदों में मेंशन है और विदित का उल्लेख सबसे अधिक बार मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आती है कि राजन क्या हुआ करता था, ट्राइब्स का सबसे बड़ा हेड हुआ करता था। सभा और समिति क्या होती थी, ये एक असेंबलीज होती थी जो राजन की हेल्प करती थी। सभा क्या थी, ये काउंसिल्स होती थी एल्डर्स की, और समिति क्या थी, ये जनरल असेंबली हुआ करती थी जैसे आज के समय में लोकसभा है। और विदित क्या है, इसका सबसे बार उल्लेख किया गया है वैदिक टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से असेंबलीज हुआ करती थी। अगर हम सोशल लाइफ की बात करें, उस समय के सामाजिक जीवन की बात करें, तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, गार्गी ये देखिए एक तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये एक डिबेट चल रही है। ठीक है, एक महिला जो है यहाँ एक पुरुष के साथ डिबेट कर रही है। इस महिला का नाम गार्गी है, जो उस समय जो है डिबेट कर रही है। तो उस समय जो महिलाएं थी, ये समझ में आता है कि जो महिलाएं थी वो डिबेट और दूसरी तरह की एक्टिविटीज में जो है पुरुषों के साथ पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, तो उस समय महिलाओं का एक अलग रुतबा हुआ करता था। वैदिक टाइम पीरियड में महिलाओं को जो है बोलने की आजादी थी, महिलाओं को जो है रीमैरिज करने की आजादी थी, किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं थी, सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था महिलाओं के साथ। तो पूरा महिलाओं का सम्मान उस समय वैदिक टाइम पीरियड में किया जाता था। ठीक है, यहाँ देखें, सोसाइटी आर पार्टिशियल, फैमिली वर कोल्ड, कुल एंड हेड वॉज गृहपति, वुमेन एंजॉय हाई स्टेटस एंड एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, जो सोसाइटी हुआ करती थी उस समय वो प्रतिसत्तात्मक हुआ करती थी, है ना, यानी समाज जो था वो प्रतिसत्तात्मक था, यानी पिता को है जो, या घर में जो पुरुष होता था उसको हेड माना जाता था। और परिवार को क्या कहा जाता, कुल कहा जाता था, फैमिली वर कॉल्ड कुल। और उसका जो प्रमुख होता था वो गृहपति कहलाता था, यानी हेड जो था वो गृहपति कहलाता था। महिलाओं को शिक्षा और सम्मान प्राप्त था, महिलाओं को अधिकार था कि वो शिक्षा प्राप्त करे और उनको सम्मान दिया जाता था। ठीक है, आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, वुमेन पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स, वुमेन जो है वो वाद विवाद में भाग लेती थी। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि महिला जो है ये वाद विवाद में भाग ले रही है। ये महिला कौन है, गार्गी है, जो वाद विवाद में भाग ले रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, विडो रीमैरिज वाज अलाउड, है ना, महिलाओं को दोबारा शादी करने की आज्ञा थी, कोई सती सिस्टम नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। फेमस वुमेन स्कॉलर, जो मुख्य महिला जो थी वो स्कॉलर्स थी, कौन कौन सी, गार्गी है, मैत्री है, घोषा है, लोक मुद्रा है, विश्वरा है। ये जितनी भी वुमेन्स थी ये सभी काफी पढ़ी लिखी महिलाएं थी और काफी एजुकेटेड थी, ना केवल पुरुषों के साथ वाद विवाद में, बल्कि इनका कहीं ना कहीं योगदान वैदिक टाइम पीरियड में वेदों की रचना में भी है। ठीक है, चलिए आगे है वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था जो थी उस समय, जो समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, तो सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्ण। तो वैदिक टाइम पीरियड में जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाते हैं, उत्तर वैदिक टाइम पीरियड के बाद, मतलब लेटर वैदिक पीरियड के बाद, तो धीरे धीरे सोसाइटी जो है वो 4 वर्णों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्राह्मण है, फिर उसके बाद क्षत्रिय हैं, वैश्य और शूद्र हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से, ये देखिए ब्राह्मण हो गए, इनका काम है लोगों को शिक्षा देना यानी पूजा करना। क्षत्रियों का काम है लड़ाई करना, और वैश्य जो है, वैश्य का काम है जो खेती बाड़ी करना और व्यापार करना। ठीक है, और शूद्र का काम है इन तीनों वर्णों की क्या है, सेवा करना। तो इस तरीके से सोसाइटी जो है ये एक तरीके से क्लासिफाइड हो जाती है, इन सोसाइटी का बंटवारा हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण और सबसे नीचे जो है वो शूद्र होते हैं। तो ये वर्ण सिस्टम जो था ये एक तरीके से लेटर वैदिक पीरियड के में जो है शुरू हो जाता है ना,
तो जब ऋग्वेद के बाद का जो पीरियड होता है, जिसे हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, उसके बाद ये वर्ण सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें अगर हम इसमें, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन यानी जो वर्ण सिस्टम था वो किसके ऊपर आधारित था, वो ऑक्यूपेशन के ऊपर आधारित था। नो हेरिडिटी, कोई अनुवांशिकता नहीं थी, और फ्लेक्सिबल सिस्टम था। आगे अगर हम बात करते हैं धर्म की, यानी कैसे रिलीजन था, आर्यन वर्शिप नेचुरल फोर्सेस मेजर गॉड्स, है ना। आर्यन जो थे वो प्रकृति को जो है सर्वोपरि मानते थे। कुछ भगवान थे जिनकी पूजा करते थे। इंद्र जो है इसको भगवान और युद्ध का देवता माना जाता था। अग्नि को जो है ये आग, जो है ये आग की देवता होती थी। वरुण वाटर देवता होता था, पानी का देवता। सूर्य सन गॉड, वायु विंड गॉड, और उषा गॉड ऑफ डॉन, डॉन मतलब भोर की देवी। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ चित्र हैं अलग अलग भगवानों के जो वैदिक टाइम पीरियड में, जैसे इंद्र हो गया है, अग्नि हो गया है, और वरुण हो गया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यही सब चीजें हिंदी में भी बताई गई हैं। ठीक है, प्रकृति, आर्य जो है प्रकृति की शक्ति की पूजा करते थे। इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता, अग्नि अग्निदेव, वरुण जलदेव, सूर्य सूर्यदेव, वायु पवन देव, और उषा भोर की देवी। ठीक है, तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, नेचर वर्शिप, प्रकृति की पूजा की थी। कोई टेम्पल नहीं है, कोई मूर्ति पूजा नहीं है। यजनाज एंड यमन्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें उन आर्यंस की सोसाइटी में लेटर वैदिक और वैदिक टाइम पीरियड में चल रही थी। अगर हम बात करते हैं इनके खाने की, इनके ड्रेस की, और अम्यूजमेंट्स की यानी मनोरंजन की, तो देखिए खाने में अगर भोजन की बात करते हैं तो मिल्क हो गया, घी बटर हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया, बार्ले जो हो गया, मीट ऑप्शनली, जैसे वस्त्र है, मैन जो वस्त्र कैसे पहनते थे, धोती टर्बन हो गया, वुमेन साड़ी पहनती थी। मनोरंजन के साधन क्या थे, जैसे चारट रेस जो है, रेसिंग हो गया, हंटिंग हो गया, गैबलिंग हो गया, म्यूजिक और डांसिंग हो गया, ये जितने भी थे मनोरंजन के साधन थे वैदिक टाइम पीरियड में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से चैरेट रेसिंग की जा रही है ना, कि घुड़सवारी प्रतियोगिता होती थी और जीतने वाले को इनाम दिया जाता था। ठीक है, सोम एंड सूरा वर पॉपुलर ड्रिंक। तो ये जो सोम एंड सूरा है, ये एक तरीके से मुख्य पेय पदार्थ होते थे ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए पेय पदार्थ होते थे। चैरेट रेसिंग वर वेरी पॉपुलर, तो इस तरीके से घुड़सवारी की प्रतियोगिता जो है वो की जाती थी। आगे इकोनॉमिक लाइफ की बात करते हैं, अगर आर्थिक जीवन की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग वर द मेन ऑक्यूपेशंस, मतलब कृषि और पशुपालन जो था ये मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, वैदिक टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इस तरीके से वैदिक टाइम पीरियड में न केवल कृषि बल्कि लोग पशुपालन का भी व्यवसाय किया करते थे। अगर आप बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ, तो कॉज वर सिंबल ऑफ वेल्थ, मतलब गाय जो थी ये क्या होती थी, ये एक धन संपदा मानी जाती थी। जिसके बाद ज्यादा गायें होती थी वो काफी अमीर व्यक्ति माना जाता था। रिच मैन ओइंग मैनी गाउस, गोपति, है ना, जिस आदमी के पास बहुत सारी गायें होती थी वो काफी रिच होता था और उसे गोपति कहा जाता था। हॉर्सेज इंट्रोड्यूस बाय आर्यन, आर्यन के द्वारा जो है हॉर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया, उनको लाया गया। बोट यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, नाव का इस्तेमाल जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए किया गया। लेटर वैदिक पीरियड अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, जिसका टाइम पीरियड जो है वो 1000 बीसी से 600 बीसीई तक का है। तो वैदिक टाइम पीरियड में अर्ली वैदिक टाइम पीरियड और लेटर वैदिक टाइम पीरियड, ठीक है, इनका भी आप बच्चों को पता होना चाहिए। अगर हम वैदिक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। उसके अंदर अर्ली वैदिक टाइम पीरियड जो 1500 से 1000 बीसी तक का है, और उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 से 600 बीसी तक का है। तो इस चीज में आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करते हैं लेटर वैदिक टाइम पीरियड, देखिए अब यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा उत्तर वैदिक काल, है ना। यहाँ से हमारा लेटर वैदिक पीरियड शुरू हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। तो इसमें अगर हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए क्या क्या आता है। स्मॉल ट्राइब्स डेवलप इनटू किंगडम, अब छोटी छोटी जो जनजाति थी वो एक किंगडम में बन गई। जैसे कुरु है, कौशल है, काशी है, मगध है, ये क्या आ गए, ये बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े किंगडम्स बन गए, है ना। छोटे जनपद जो थे वो बड़े बड़े राज्यों में बदल गए, है ना, कुरु, कौशल, काशी, मगध। आगे किंग्स पावर इंक्रीज, अब उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में राजा की पावर बढ़ गई, क्योंकि पहले राजा की पावर को सभा और समिति जो थी वो कंट्रोल करती थी, है ना। लेकिन अब सभा और समिति का महत्व जो हो गया कम हो गया और राजा की पावर जो है वो बढ़ गई। हेरिडिटी मोनार्ची डेवलप, अब जो है जो कहते हैं ना प्रतिष्ठात्मकता या बोल सकते हैं अनुवांशिकता जो है ये अब काफी बढ़ गई, क्योंकि राजा के बाद उसका बेटा जो है वो राजा बनेगा, है ना। तो इस तरीके से वंशानुगत जो है अब सिस्टम शुरू हो गया। अश्वमेध और राजस्व सेक्रीफाइस बिकम इंपॉर्टेंट, अब ये यज्ञ होने लगे, अश्वमेध यज्ञ होने लगा, राजस्व यज्ञ होने लगा, जिसकी
जिसका जो है इंपॉर्टेंस जो है पुरोहितों का बढ़ गया। अब पुरोहितों का इंपॉर्टेंट इतना बढ़ गया क्योंकि अब वो यज्ञों में आहुति दिलवाने में राजा की हेल्प करने लगे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा अपना एक घोड़ा जो है वो छोड़ देता था, घोड़ा जितना दूर जाएगा वो सारा एरिया राजा का कंट्रोल में हो जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति तो दूसरे राज्य का राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है तो उसे राजा के साथ, जिस राजा का घोड़ा है उसके साथ, उस पकड़ने वाले राजा, घोड़े को पकड़ने वाले राजा को जो है उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। तो इस तरीके से अश्वमेध और राजसी युद्ध जो है वो अब धीरे धीरे जो है चलन में आ गए। सभा और सम्मति लोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बताया कि सभा और सम्मति जो पहले वैदिक टाइम पीरियड में, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में जिनका महत्व था, अब उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में यानी लेटर वैदिक टाइम पीरियड में अब उनका महत्व कम होने लगा, क्योंकि राजा पर अब उनका किसी तरह का कोई कंट्रोल रहा ही नहीं। ठीक है, अगर हम सोशल लाइफ की बात करें, सामाजिक जीवन की बात करें, तो जैसे वैदिक टाइम पीरियड, अगर अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में हम देखते हैं तो महिलाओं की जो स्थिति बहुत अच्छी थी, उन्हें एजुकेशन दिया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था, सती प्रथा, प्रथा किसी तरह की कोई नहीं थी। महिलाओं की रीमैरिज, जो महिला विधवा हो जाती थी उनको दोबारा से रीमैरिज करने की अनुमति थी। लेकिन वैदिक, लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, ठीक है, अब लेटर वैदिक टाइम पीरियड में क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई। अब महिलाओं को पर्दा प्रथा करने लगा, महिला जो विधवा हो गई वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, इस तरीके से महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आ गई। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं की एजुकेशन में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। ठीक है, पॉलीगैमी इंक्रीज हुआ, एक व्यक्ति कहीं शादी कर सकता था। ठीक है, विडो रीमैरिज डिस्करेज हो गया, अब महिला दोबारा से शादी नहीं कर सकती, अगर कोई महिला विधवा हो जाती है वो दोबारा शादी नहीं करेगी। ठीक है, अब लेटर वैदिक टाइम पीरियड में वन व्यवस्था जो है ये भी प्रचलन में आ गई। उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में वन व्यवस्था प्रचलन में आ गई, क्योंकि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में जब ऋग्वेद वगैरह थे तो ऋग्वेद के समय में किसी तरह की कोई वन व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ऋग्वेद के बाद जो वैदिक टाइम पीरियड, जो लेटर वैदिक टाइम पीरियड है उसमें वर्ण व्यवस्था काफी कठोर हो गई है ना, वर्ण व्यवस्था कठोर और जन्म आधारित हो गई। ठीक है, पहले वर्ण व्यवस्था जो थी वो काम पे आधारित थी, अब वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित हो गई। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं वन सिस्टम बिकम रिजिड एंड हेरिडिटी। पहले वर्ण व्यवस्था जो थी वो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में काम पे आधारित थी, लेकिन अब व्यवस्था जो है वो जन्म पे आधारित हो गई। ठीक है, तो काफी जो है कठोर हो गई ये वन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय बिकम प्रिविलेज क्लासेस। अब जो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वन सिस्टम में जो सबसे ऊपर थे, इनको प्रिविलेज क्लासेस माना गया है ना, इनको विशेषाधिकार दिए गए। ठीक है, इसके अलावा जो वैश्य थे इनको ये बोला गया कि टैक्स आप दोगे, आप टैक्स पे करोगे, और शूद्र जो थे ये सफर हो गए डिस्क्रिमिनेशन में, शूद्रों को अब भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो वैदिक टाइम पीरियड में जो, अगर हम अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उस समय वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन वो जो ये वर्ण व्यवस्था थी ये ऑक्यूपेशंस पे आधारित थी, और किसी तरह की कोई भी इतनी कठोरता या कह सकते इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ठीक है, ऑक्यूपेशंस के आधार पर ये वन व्यवस्था थी। लेकिन उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में या लेटर वैदिक टाइम पीरियड में वन व्यवस्था क्या हो गई, ये कठोर हो गई। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इनको प्रिविलेज क्लासेस माना गया, वैश्य जो है ये टैक्स देंगे, और शूद्र जो है इनके साथ भेदभाव किया गया। अगर धर्म की बात करते हैं तो धर्म में देखिए, धार्मिक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अब भगवान भी बदल गए। ठीक है, तो पहले जो थे इंद्र थे, वरुण थे, अग्नि थे, ये उत्तर वैदिक टाइम पीरियड की यानी अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की बात है। लेकिन अगर उत्तर वैदिक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो लेटर वैदिक टाइम पीरियड में अब भगवान क्या हो गए, अब भगवान हो गए ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इनका महत्व बढ़ गया। ठीक है, और जो है ये धर्म जो है ये कर्मकांडी हो गया। अब अग्नि को ज्यादा जो है महत्व जो है आहुति अग्नि में दी जाने लगी, पशुओं की आहुति जो है यज्ञ किए जाने लगे, कर्मकांड किए जाने लगे, इनका महत्व जो है धीरे धीरे बढ़ गया। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ यज्ञनाथ इंक्रीज। अब यज्ञ जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे। प्रीस्ट गेन पावर, अब जो पुजारी, जो पुरोहित हुआ करता था उसकी पावर बढ़ गई, क्योंकि वो यज्ञ करता था और यज्ञ के माध्यम से आहुति जो है अग्नि में दी जाती थी, और ऐसा बोला जाता था कि ये आहुति जो है भगवान तक जा रही है, तो प्रीस्ट की पावर बढ़ गई। अपोजिशन ऑफ रिचुअल बिगिंस, है ना, अब जो है धार्मिक कर्म कांड जो है जो इनका भी जो है कर्म कांडों का महत्व जो है धीरे धीरे बढ़ गया। अगर हम इकोनॉमी की बात करें उत्तर वैदिक टाइम पीरियड की, लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, तो जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, आयरन वर यूज्ड एंड ट्रेड क्राफ्ट एक्सपेंडेड। तो जो लोहे का इस्तेमाल जो है वो बहुत किया जाने लगा, और ट्रेड, व्यापार और क्राफ्ट जो है धीरे धीरे बढ़ गया, लोहे का उपयोग बढ़ गया और व्यापार और शिल्प का जो है वो विकास हुआ। ठीक है, इसमें आगे देखिए, राइस कल्टीवेशन इंक्रीज, अब चावल की जो है खेती बढ़ गई,
गिल्ड श्रेणियों का विकास हुआ है ना, गिल्ड्स यानी श्रेणियां बनी, जैसे श्रेणियां क्या थी, व्यापारियों की श्रेणियां हुआ करती थी, उन व्यापारियों की श्रेणियां बढ़ गई क्योंकि व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, इसके अलावा जो है करेंसी जो है जैसे निष्क है ये करेंसी है, सतमाना जो है ये करेंसी है, ठीक है, किश नाला ये करेंसी है। तो इन करेंसियों का जो है चलन जो है बढ़ गया है ना। और टाउन्स, यहाँ पे टाउन्स जो है इमर्ज, अब टाउन्स जो है वो मर्ज हो गए ना, इमर्ज हो गए। अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो 3 वेद्स आर कंपोज्ड है ना। इस लेटर वैदिक टाइम पीरियड में 3 वेद जो हैं बनते हैं। कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और उपनिषद वर कंपोज्ड। देखिए, अगर हम अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में केवल ऋग्वेद की जो है वो लिखा गया था। लेकिन अगर हम लेटर वैदिक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन तीनों को लिखा गया था। ठीक है, और उपनिषद की भी जो है उसको भी लिखा गया था। ठीक, आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो उपनिषद की को जो डिस्कस किया गया, कर्म की बात की गई, मोक्ष की बात की गई और धर्म की बात की गई। तो ये तीनों ही जो है ये उत्तर वैदिक टाइम पीरियड की बातें हैं, उत्तर वैदिक टाइम पीरियड की बात, उत्तर वैदिक काल की बात है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल बोले या लेटर वैदिक टाइम पीरियड बोले। ठीक, चलिए इसके अलावा अब आगे देखते हैं रामायण महाभारत गेन इंपॉर्टेंस। अब रामायण और महाभारत को इंपॉर्टेंस मिलने लगी। भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, ये महाभारत का ही पार्ट माना गया। ठीक है, अगर हम इसके बात करते हैं क्विक रिवीजन की, अगर हम देखते हैं क्विक रिवीजन एक बार हम देख लेते हैं। इसमें वन लाइनर क्या है? ओल्डेस्ट वेद क्या है? ऋग्वेद। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना वेद क्या है, वो ऋग्वेद है। ऑथर ऑफ रामायण वाल्मीकि, ऑथर ऑफ महाभारत वेद व्यास, चीफ गॉड ऑफ ऋग्वेद इंद्रा। इंद्रा जो था ऋग्वेद का सबसे मुख्य देवता माना जाता है। फायर गॉड अग्नि, वाटर गॉड वरुण और विलेज हेड ग्रामनी, किंग राजन, रिच मैन विथ ऑन गाओ गोपति। इसके अलावा पीजीडब्ल्यू स्टैंड पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, फेमस अगर हम बात करते हैं फेमस वुमेन स्कॉलर यानी गार्गी और मैत्री, ये फेमस स्कॉलर हुआ करती थी। अश्वमेध यज्ञ लेटर वैदिक टाइम पीरियड में शुरू होता है। सभा प्रेसिडेंट, सभापति और अर्लीस्ट वैदिक सोर्स ऋग्वेद। लेटर वैदिक किंगडम्स कुरु, कौशल, काशी और मगध, ये लेटर वैदिक के मेजर किंगडम्स हैं। ठीक है, अगर वैदिक सिविलाइजेशन में हम बात करते हैं तो वैदिक सिविलाइजेशन में जीवन के 4 आश्रमों की बात की गई है ना। वैदिक काल में मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक आश्रम लगभग 25 वर्ष का माना जाता है। तो जैसे हम ब्रह्मचार्य, पहला आश्रम है ब्रह्मचार्य का, जीवन का पहला चरण। इस अवस्था में शिक्षा प्राप्त की जाती थी तथा ज्ञान अर्जन पर ध्यान दिया जाता था। तो जो अगर हम वैदिक टाइम पीरियड में बात करते हैं तो 4 आश्रमों की बात की गई है मानव जीवन में, और हर एक आश्रम का जो साल है 25 साल है। और जिसमें पहला जो आश्रम आता है वो आता है ब्रह्मचर्य का, जिसमें सबसे पहले शिक्षा प्राप्त की जाती थी और ज्ञान अर्जन पर ध्यान दिया जाता था। फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, पर्सन रिसीव एजुकेशन एंड डिवोटेड हिमसेल्फ टू लर्निंग। उसके बाद दूसरा चरण आता है आश्रम का, वो आता है गृहस्थ। दूसरा चरण गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति विवाह कर परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों का पालन करता था। एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में उस व्यक्ति की शादी होती है, वो परिवार और समाज के प्रति जो उसके दायित्व होते हैं उनको निभाता है। सेकंड स्टेज, अ पर्सन मैरिड एंड फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द फैमिली एंड सोसाइटी। इसके बाद तीसरा जो आश्रम आता है वो होता है वानप्रस्थ आश्रम, यानी कि व्यक्ति सांसारिक जीवन से दूर होकर आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान में लग जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति वन की ओर जाता है और अपने आप को सांसारिक जीवन से दूर करके खुद को आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान में वो लगा देता है। तो ये तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, यानी वन की ओर जाना। उसके बाद है संन्यास, अंतिम आश्रम जो है ये आश्रम का अंतिम चरण होता है। व्यक्ति सांसारिक बंधनों को त्याग कर धर्म और नैतिक मूल्य का प्रचार करता है। इस चौथे आश्रम में व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और अपने आप को सन्यासी के तौर पर जो है वो पाता है, और सन्यास लेकर वो क्या करता है, नैतिक मूल्यों का जो है वो प्रचार करता है। ठीक, फाइनल स्टेज, अ पर्सन रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ एंड प्रीच मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। ठीक, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तो जीवन के 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आदर्श नागरिक इन सभी आश्रमों के कर्तव्यों का पालन अपेक्षित था, मतलब ये पालन करते थे। ठीक है, अब इधर हम बात करते हैं शिक्षा प्रणाली की। तो देखिए यहाँ पर एक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली इस तरीके की
वैदिक टाइम पीरियड में शिक्षा प्रणाली चलती थी कि गुरु हैं, ये पेड़ के नीचे बैठे हैं और ये क्या है, ये इनके छात्र हैं। तो गुरु जो है अपने छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं, और उस समय जो शिक्षा होती थी वो कंठस्थ होती थी, किसी तरीके का कोई भी लिखाई पढ़ाई उसमें नहीं होती थी, किसी तरह कोई लिखाई उसमें लिखावट नहीं होती थी, बस बोलकर ही शिक्षा छात्रों को दी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो वैदिक काल में गुरु शिष्य परंपरा प्रचलित थी। लगभग 7 वर्ष की आयु में छात्र ब्रह्मचरी गुरुकुल भेजे जाते थे, जहां वे गुरु के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यानी 7 साल की आयु में ही बच्चे गुरुकुल चले जाते थे और वहां बैठकर शिक्षा पाते थे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे अगर वेद और साहित्य की बात करते हैं तो देखिए इसमें जो गुरुकुल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे गणित है, चिकित्सा है, खगोल विज्ञान है, ज्योतिषी है, मिलिट्री ट्रेनिंग है, युद्ध प्रशिक्षण है, तलवारबाजी, शॉर्ट फाइटिंग है, धनुर्विद्या है, कुश्ती है, गुरु दक्षिणा है। ठीक है, और शिक्षा पूर्ण होने पर विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार गुरु को दक्षिणा प्रदान करते थे। यानी गुरु दक्षिणा वो तब दी जाती थी जब छात्र अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता था, उसके बाद गुरु को गुरु दक्षिणा वो देता था। ठीक है, स्टूडेंट्स पेड द गुरु दक्षिणा टू देयर गुरु आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिक्षा मौखिक रूप से होती थी। अभी मैंने आपको बताया गुरुकुल में जो भी शिक्षा दी जाती थी वो कंठस्थ होती थी, मौखिक होती थी, है ना, बोल कर की जाती थी। छात्र गुरु के साथ रहते थे और चित्र निर्माण एवं अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता। गुरुकुल में जो भी छात्र रहकर शिक्षा पाता था उसके चरित्र निर्माण और उसके अनुशासन पर विशेष ध्यान शिक्षक के द्वारा दिया जाता था। ठीक, आगे बात करते हैं वैदिक सभ्यता का सार। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नींवों में से एक है। इसका विकास वेदों के आधार पर हुआ। प्रारंभिक समाज पशुपालक था, बाद में कृषि आधारित बन गया। इसी काल में धर्म, दर्शन, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विकास भी हुआ। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिलता है। वैदिक समाज, वेद जो है ये सामाजिक और धार्मिक जीवन पर आधारित थे। प्रारंभिक समाज जो था ये पशुपालक था, बाद में कृषि का विकास हुआ। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन की नींव इसी काल में पड़ती है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ की लर्निंग्स हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे इसमें बोला गया उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक टाइम पीरियड। अगर लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो 1000 बीसी से 600 बीसी तक का है। छोटे जनजातीय संगठन थे, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन से विकसित होकर वो क्या बन गए, राज्य बन गए, किंगडम बन गए। अगर लोहे की खोज की बात करते हैं तो लोहे की खोज से क्या हुआ, जंगलों की सफाई आसान हो गई, कृषि में सुधार हो गया, क्योंकि अब कृषि के उपकरण भी लोहे के बनने लगे और लोहे के औजार बनने लगे, जिनका इस्तेमाल जो है युद्धों में भी हथियार के रूप में किया जाने लगा। ठीक, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ज्यादा कठोर हो गई, ब्राह्मण और क्षत्रियों को विशेष अधिकार मिल गया। ठीक है, इन्हें किसी प्रकार का इन पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। टैक्स देने का अधिकार केवल और केवल वैश्यों का था और शूद्रों के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। धार्मिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, धार्मिक परिवर्तन, रिलीजियस चेंज हुआ। पूजा पद्धति अधिक जटिल हो गई और कर्मकांड जो है प्रधान हो गए। ठीक है, अब यज्ञ किए जाने लगे। देवताएं जो पहले अग्नि, इंद्र और जो वरुण थे, अब उनका स्थान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने ले लिया। ठीक है, चलिए अब इसकी अगर हम शब्दावली की बात करते हैं तो देखिए उपनिषद वैदिक दर्शन से संबंधित है। फिलोसफिकल वैदिक टेक्स्ट। ठीक है, ये अगर हम पुरोहित की बात करते हैं तो मुख्य पुजारी होता है, चीफ प्रीस्ट। ठीक है, इसके बाद सभा समिति क्या है, जन सभाएं जिनके पास निर्णय की शक्ति है। तो सभा समिति वो थी जो राजा को कंट्रोल करती थी, लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरियड में इनका कंट्रोल कम हो गया राजा के ऊपर। राजा क्या हो गया, पावरफुल हो गया। ठीक है, ये जनसभाएं होती थी और पॉपुलर असेंबलीज होती थी। पशुपालक कौन है, पशु चराने वाला, यानी नोमैडिक हर्डर्स। अश्वमेध यह साम्राज्य विस्तार हेतु यज्ञ होता था। राजा अपना घोड़ा छोड़ देता था और घोड़ा जहां जहां तक जाता था वो सारा एरिया राजा के कंट्रोल में हो जाता था। राजस्व योग राजा के राज्याभिषेक का यज्ञ हुआ करता था। राजस्व अवतार, मानव के रूप में ईश्वर का जन्म। ठीक है, आश्रम, जीवन के 4 चरण हुआ करते थे जिन्हें आश्रम कहते हैं। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, आप इनको जरूर देखिए। तो देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की, जैसे अगर हम बात करें जीवन का प्रथम चरण कौन सा है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर सीधा इसका आंसर दे दिया है मैंने, जो है ब्रह्मचर्य। गुरुकुल में शिक्षा किस प्रकार की परंपरा पर आधारित थी, गुरु शिष्य परंपरा। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, 1000 बीसी से 600 बीसीई। अश्वमेध यज्ञ का क्या उद्देश्य है, सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना। राजस्व योग किससे संबंधित है, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। ठीक, आगे जीवन का अंतिम आश्रम कौन सा था, संन्यास आश्रम। गुरुकुल में शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी, मौखिक, यानी गुरु बोलकर अपनी शिक्षा देता था, उसमें
लिखावट नहीं होती थी। और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? वो थे ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रमुख देवता थे। और अगर हम वैदिक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो अग्नि, इंद्र और वायु ये एक प्रमुख देवता हुआ करते थे। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक एक चीज बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आपको वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो में अगर कुछ चीज नहीं समझ में आती तो उसको दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस चीज को अच्छे से बताने की। ठीक है, और बेटा जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।